अजनबी@movitet में हम प्रकाश के परावर्तन संबंधी तथ्यों में गोली दर्पण का अध्ययन कर रहे थे। गोली दर्पण के अध्ययन में कुछ टॉपिकें शेष रह गई थी जो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। समझिए, यहाँ से गोली दर्पण संबंधी तथ्य में आपको अभी 2-3 टॉपिक बाकी है। जैसे पहली टॉपिक का हम की चर्चा करेंगे जिसका नाम है अभिलंब। पहली टॉपिक अभिलंब की चर्चा करेंगे। अभिलंब होता क्या है, पहले ये समझने का। अभिलंब, देखिए अभिलंब इसका अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मल। देखिए, अब आप दर्पण, गोली दर्पण में आपने 2 प्रकार का दर्पण पढ़ा है, एक अवतल दर्पण पढ़ा और एक उत्तल दर्पण पढ़ा है। तो अवतल दर्पण जो होता है उनमें दबे हुए तल पर परावर्तन की क्रिया होती है, और जो उत्तल दर्पण होता है उनमें उभरे हुए तल पर परावर्तन की क्रिया होती है। तो समझिए यहाँ से अभिलंब क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए कि हमने आपको बताया कि एक साधारण तरीका याद रखेंगे कि ऐसे दोनों तरफ एक गोला बनाएंगे, ये पूरा सर्किल गोलाकार का बनेगा। ध्यान देंगे, ये बनेगा ना गोलाकार का। अगर हम गोलाकार का बनाएंगे तो इसको बीच में से हम हटा देंगे, इतने पार्ट को क्या कर देंगे बच्चों, हटा देंगे। अगर हम इतने पार्ट को हटा देते हैं तो इसके बाद जो बचा भाग है उसके दाहिनी ओर कलाई कर देंगे। अगर हम दाहिनी ओर कलाई करते हैं तो ये हमारा 2 प्रकार के पृष्ठ मिलेगा और 2 प्रकार का दर्पण का निर्माण करेगा। तो यहाँ समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने एक ये वाला खींचा, मान लीजिए कि सपोज दैट ये, और एक मान लीजिए सपोज दैट देखिए ये सपोज दैट समझेंगे। यहाँ से ये हमारा वक्रता केंद्र हुआ, और ये दर्पण का अगर मध्य बिंदु मानेंगे तो इसे ध्रुव मान लेंगे। और वक्रता केंद्र यहाँ भी इसका दर्पण का केंद्र हुआ, और इसका मध्य बिंदु क्या मान लेंगे, ध्रुव मान लेंगे। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पे दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये दोनों क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। अब आप यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, ये हमारी रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। दर्पण का ध्रुव और दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। अब आप समझेंगे कि जो ये वक्रता केंद्र और ये हमारा जो पृष्ठ है, यानी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली ये वक्रता केंद्र और ये पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु, आप इनको भी मिला सकते हैं, इनको भी मिला सकते हैं। यानी वक्रता केंद्र से किसी दर्पण के पृष्ठ को जो मिलाने वाली रेखा होगी, इसी को हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है कि दर्पण से गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और गोली दर्पण के पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होता है, इन्हीं तीनों को हम क्या बोल देंगे, अभिलंब। यहाँ समझिए, वक्रता केंद्र हुआ, दर्पण पर स्थित किसी बिंदु ये हुआ, तो वक्रता केंद्र से दर्पण पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी, इसे हम क्या बोल देंगे, अभिलंब बोल देंगे। तो समझिए अभिलंब की परिभाषा क्या हुई, दर्पण पर स्थित किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा दर्पण का अभिलंब कहलाती है। तो यहाँ समझेंगे अभिलंब परिभाषा, गोलीय दर्पण के केंद्र से गोलीय दर्पण के गोली दर्पण पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा गोली दर्पण के केंद्र से गोली दर्पण पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है।
अभिलंब कहलाती है। तो समझिए, हमने आपको बताया कि दर्पण पर स्थित कोई बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला दीजिए, वो जो रेखा मिलाने वाली रेखा होगी वही क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। अभिलंब के बाद टॉपिक में आप चलते हैं, तो आपका अभिलंब के बाद एक टॉपिक आता है द्वारक। द्वारक, द्वारक होता क्या है? द्वारक जो होता है वो हमारा, जैसे मान लीजिए आपने अभी यहाँ से ये पढ़ा और इधर से ये देखिए दाहिनी ओर कलई कर रहे हैं, और इधर भी किस ओर कर रहे हैं, कलई दाहिनी ओर कर रहे हैं, सॉरी इधर भी। अब आप समझिए, इधर दाहिनी ओर कलई की गई है और इधर की दाहिनी ओर कलई की गई। तो समझिए ये जो आपका वक्री भाग बन रहा है, ये हमारा जो इधर की ओर वक्री भाग बन रहा है और इधर की ओर जो वक्री भाग बन रहा है, इन वक्री भागों में जो व्यास की प्रभावी लंबाई होगी, ये बीचों बीच वाली व्यास की प्रभावी लंबाई, इसी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक। यानी किसी गोली दर्पण का द्वारक क्या होता है कि किसी गोली दर्पण का द्वारक उसके व्यास की प्रभावी लंबाई होती है। यहाँ देखेंगे, अगर आप इधर परिभाषित करेंगे तो देखिए हमारा कौन, इधर की ओर आपने किया था तो इधर बाहर की ओर कलई करेंगे तो हमारा अवतल की बात व्यवहार करेगा। तो यहाँ समझिए ये जो गोली पृष्ठ है, इस गोली पृष्ठ के आधार पर हम इसको परिभाषित करें तो कहते हैं किसी दर्पण के व्यास की प्रभावी लंबाई को क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। द्वारक की परिभाषा बच्चों क्या डोनेट करेंगे हम, गोलीय दर्पण के व्यास की प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई को, गोली दर्पण के व्यास के प्रभावी लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते। अब यहाँ देखिए दर्पण के द्वारक के बाद हम हेडिंग के बारे में चलेंगे, तो ध्यान समझिएगा। इसके बाद आपकी अगली हेडिंग चलेगी फोकस, जो इसकी अंतिम गोली दर्पण संबंधी। देखिए बच्चों, गोली दर्पण संबंधी परिभाषाओं में दो हेडिंग आप बहुत इंपॉर्टेंसी रखती है न्यूमेरिकल के दृष्टि से। पहली हेडिंग जिसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और दूसरी हेडिंग फोकस बोलते हैं। तो फोकस से रिलेटेड ही आएगी आपकी फोकस दूरी आएगी। तो आप ये दो हेडिंग याद रखेंगे कि जो दो हेडिंगों में, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण में आप कहते हैं, कभी कभी आती है कि आर का मान धनात्मक होगा कि आर का मान ऋणात्मक होगा, कि यफ का मान धनात्मक होगा कि यफ का मान ऋणात्मक होगा। इस समस्या को दूर करने के लिए पहले आप फोकस पढ़ेंगे। तो फोकस होता क्या है बच्चों, ये ध्यान समझिए। फोकस FOCUS, फोकस होता क्या है बच्चों, ये ध्यान करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया, यहाँ से ये हमारा कौन सा दर्पण हुआ, जिसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हुआ, जिसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, दर्पण का मध्य बिंदु है, ये भी दर्पण का मध्य बिंदु, परिभाषा के अनुसार मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ये हमारा वक्रता केंद्र हुआ, और ये भी हमारा वक्रता केंद्र हुआ। और कहते हैं वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ये कहलाएगी मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब मुख्य अक्ष के टॉपिक के बाद अब ध्यान देंगे तो आता है हमारा फोकस। क्या आता है, फोकस। तो कहते हैं बच्चों कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, किसके समांतर, मुख्य। ये भी हमारी कौन सी है, ये ध्रुव मानेंगे यहाँ पर, तो मुख्य अक्ष के समांतर। कहा गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, या मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है उसे हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? समझने का प्रयास करें। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है उसे हम बोलते हैं क्या? फोकस। तो फोकस की परिभाषा क्या हुई? फिर समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है उसका नाम डालते हैं हम, क्या डालते हैं? फोकस डालते हैं। तो समझिए यहाँ से ये हमारा वक्रता केंद्र, थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं, ये वक्रता केंद्र हुआ, ये हमारा क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। ये भी हमारा क्या कहलाएगा? फोकस। तो लिखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। उस बिंदु को फोकस कहते हैं। याद रखें बच्चों, फोकस का जो प्रतीक होता है वो एफ ही होता है, लेकिन कैपिटल में होता है। किस लेटर में? कैपिटल लेटर में। यानी फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिर समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश के, जैसे गोल दर्पण है उसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर टकराएगी और दर्पण टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। फोकस के बाद आती है हमारी, इसी में आएगी फोकस दूरी। यही आपको ध्यान देना बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन के आंकिक प्रश्नों की गणना करने के लिए आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हमने आपको बताया है कि यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करेंगे। ये आप पहचानेंगे, बाहर की ओर कलई की जा रही है, और जब बाहर की ओर कलई की जाएगी बच्चों तो बताइए अंदर का भाग दबा हुआ है, ये हमारा मुख्य अक्ष ध्रुव, वक्रता के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे बोलते हैं फोकस, यानी कैपिटल एफ। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। यहाँ पे देखते हैं ये हमारा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ध्यान देंगे, ये मुख्य समांतर चली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दिशा मुड़ गई। अब मुड़ने के बाद थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा जो देखा है इसे हम बोलेंगे फोकस, इधर वक्रता केंद्र, ये वही ध्रुव। हमने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया कि यदि ध्रुव से आगे की ओर दूरी नापोगे तो धनात्मक, और ध्रुव से जैसे कि पीछे की ओर दूरी नापोगे तो क्या होगी बच्चों? ऋणात्मक। फिर से ध्यान रखें, ध्रुव से जैसे आगे की ओर हम दूरी नापेंगे यानी बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर दूरी धनात्मक होगी और दाईं ओर से बाईं ओर चलने पर दूरी ऋणात्मक होगी। अब आप चलते हैं, ये कौन सा हमारा दर्पण है जिसे नाम दिया गया अवतल? कौन नाम दिया गया? अवतल दर्पण बच्चों। इसका नाम कौन सा दिया गया? उत्तल दर्पण। समझिए, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण हुआ। अवतल दर्पण में क्या करेंगे बच्चों? ध्यान समझिए, ये ध्रुव से पीछे की ओर आ रही है और ये ध्रुव से आगे की ओर जा रही है, तो बताइए इसके लिए फोकस दूरी धनात्मक होगी ऋणात्मक होगी? धनात्मक होगी। इसके लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगी धनात्मक होगी? अब यहाँ समझिएगा,
इस वाले पार्ट के लिए अवतल जो होगा हमारे लिए, वो ध्यान देने योग्य बात इसमें ये है कि यह ध्रुव से पीछे की ओर नापी जा रही है, इसीलिए इसकी दूरी ऋणात्मक होगी और इसे स्मॉल एफ से प्रेस करते हैं। स्मॉल एफ का मान क्या होगा? नेगेटिव या ऋणात्मक होगा। और इधर देखिए बच्चों, पी से आगे की ओर, ध्रुव से आगे की ओर नापी जा रही है, तो ये एफ का मान यहाँ से क्या होगा? हमारा धनात्मक होगा। तो आप कंफ्यूजन में ना रहें, आप हमेशा याद रखें, एक ट्रिक हमेशा याद रखें कि अगर कभी भी अवतल दर्पण आ गया, कौन सा दर्पण आ गया? अवतल दर्पण आ गया, तो उसके लिए फोकस दूरी ऋणात्मक रख देंगे तुरंत गणना करते समय, और उत्तल दर्पण आ गया तो उसका फोकस दूरी सदैव क्या कर देंगे? धनात्मक रख देंगे। अब इसके बाद देखिए, फोकस दूरी की अभी परिभाषा बताएं कि किसी गोली दर्पण, यहाँ लिख लीजिए, किसी गोलीय दर्पण से, किसी गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। जो इसका प्रतीक होता है वो स्मॉल एफ, ने आपको डिनोट किया कि इसका प्रतीक क्या होता है? स्मॉल एफ होता है। और याद रखेंगे, अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है? धनात्मक होता है। ये आपके गोली दर्पण संबंधित तथ्य के पाठ क्या हुए? समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।